क्लास 10 सीबीएसई 2025-26 सेशन के डे 3 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई के बारे में। यानी कि जब हम एआई पे काम करते हैं या एआई का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो क्या एथिकल फ्रेमवर्क हमें दिमाग में रखना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिक्स, कि एथिक्स का मतलब क्या है। एथिक का मतलब होता है नैतिक मूल्य, और इसको एग्जांपल से समझते हैं। यू सॉ समबडी ड्रॉप्ड हिज मनी एक्सीडेंटली, विल यू टेक इट क्वाइटली थिंकिंग दैट। आपने किसी को देखा कि उसके पैसे जेब से गिर गए और फिर आप उस पैसे को उठा के रख लेते हैं ये सोचते हुए, नंबर 1, द पर्सन इज़ टू रिच टू टेक केयर ऑफ हिज मनी। कि आप ऐसा सोचेंगे कि ये जो इंसान है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसको तो परवाह ही नहीं अपने पैसों की, तो जब इसको परवाह नहीं है तो मैं ही रख लेता हूँ। या सेकेंड पॉइंट, यू हैव नॉट टेकन द मनी फ्रॉम हिज पॉकेट बट यू आर जस्ट पिकिंग इट अप। या आप अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि भाई वो तो जेब से उसके गिरे हैं, मैंने तो खुद अपने आप से मैंने निकाला नहीं है, तो ज़मीन में पड़ा हुआ है, तो ज़मीन में पड़ा हुआ है तो मैं उठा के रख लेता हूँ, तो उसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं। और थर्ड ऑप्शन, या और यू विल रिटर्न इट। तो ये मान एक दो ऑप्शन दिए हैं। दिमाग में कोई अगर पैसा रख लेता है तो उसके दिमाग में कुछ एक्सक्यूजेज़ होते हैं रखने के, तो 1-2 पॉइंट हमने दिए। और तीसरा, क्या आप उसको बुला के पैसा दे देंगे। ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बी, यू डोंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन इन एग्जाम एंड योर फ्रेंड इज़ रेडी टू शो हिज आंसर टू यू। एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, और आपका जो दोस्त अगल बगल बैठा हुआ है वो आपको आंसर दिखाने के लिए तैयार है। विल यू कॉपी द आंसर फ्रॉम हिम। क्या आप उसमें कॉपी कर लेंगे आंसर को। और इसमें क्या एक्सक्यूज़ हो सकते हैं। थिंकिंग दैट, नंबर 1, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। कि दोस्त होते ही हैं, दोस्त मतलब जो बुरे वक्त पे काम आते हैं। और फ्रेंड इज़ अ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, इसीलिए तो दोस्त होते ही हैं, और वो दोस्त ही क्या जो ऐसे में काम ना है। पॉइंट नंबर 2, यू आर ओनली गेनिंग विदाउट हार्मिंग एनीवन। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें किसी का नुकसान क्या है, वो तो सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है, दोस्त का कोई नुकसान नहीं है, मेरे को नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। तो उसमें ऐसा सोच के भी आप लिख सकते हैं। या आप सोचेंगे कि नहीं, और यू विल लीव इट अनआंसर्ड, कि उस आंसर को आपने जो आपको आता वो लिखा या बिल्कुल ब्लैंक दे दिया। तो ये एक दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम लोग के दिमाग में कश्मकश चलता है कि ये होना चाहिए, कि ऐसा करें। मॉरल साइंस की बुक कुछ कहती है और हमारा मन कुछ और कहता है। तो एथिक्स क्या कहता है। एथिक्स इज़ इफ़ इट इज़ंट योर्स डोंट क्लेम इट। कि एथिक्स ये कहता है कि जो चीज़ आपकी नहीं है आप वो क्लेम मत करिए, आप उसको अपना मत समझिए। ऑनर बिगिंस वेयर ग्रीड एंड्स। और ये बहुत अच्छा कोटेशन आप मान सकते हैं। ऑनर बिगिंस वेयर ग्रीड एंड्स, के सम्मान वहाँ से शुरू होता है जहाँ से लालच ख़त्म होती है। तो या तो आप लालच कर लीजिए और चीज़ें पा लीजिए, या लालच मत करिए और सम्मान पा लीजिए। सो इस स्लाइड से आपको थोड़ा सा एथिक्स का आइडिया यहाँ पे लगी गया। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क। जो दूसरा वर्ड है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा या स्ट्रक्चर। किसी भी कार्य को करने के लिए जो व्यवस्थित तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, कि ऐसा करते हुए हम इस काम को करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क्स आर अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, हमारे जो कदम होते हैं, कि एक पहले ये कदम उठाएंगे फिर दूसरा फिर तीसरा, तो जो सेट्स हैं जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमवर्क। इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड के तरीके से रास्ता दिखाता है कि कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, और व्यवस्थित तरीके से इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। Moreover, frameworks offer a structured approach to problem solving, ensuring that all relevant factors and considerations are taken into account. तो फ्रेमवर्क जो होते हैं वो हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि हमें पहले से प्लान किया हुआ ऑर्गेनाइज तरीके से किसी चीज़ को काम करने का एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ensuring that all relevant factors। और ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, इस चीज़ को पक्का करते हैं कि जितने भी रेलिवेंट फैक्टर्स हैं, जितने भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड कंसिडरेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट। जो जितने भी फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा ये प्रॉब्लम आ रहा है और जिस चीज़ का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में
हमने अच्छी तरह से पहले से समझ लिया है, कि ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीधा कूद गए और बाद में पता चला कि अरे हमने इनने ये सब चीज़ें तो सोचा ही नहीं था। एडिशनली दे सर्व एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो अगर कई लोग मिलकर आपस में काम कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क के द्वारा एक कॉमन लैंग्वेज इस्टेब्लिश होता है कि हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि देखिए ये फ्रेमवर्क है, हम ऐसे काम करने जा रहे हैं। तो सबको उस फ्रेमवर्क के बारे में पता होता है, तो सब लोग एक ही भाषा में बात करते हैं। कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। फैसिलिटेटिंग द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोटिंग कंसिस्टेंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज़। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कार्य चल रहा है उसमें कंसिस्टेंसी हो, यानी कि सब लोग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। फ्रेमवर्क, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर और सेट ऑफ आइडियाज़ दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेमवर्क क्या है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है या सेट ऑफ आइडियाज़ होता है जो कि सहारा प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? फॉर बिल्डिंग समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। कोई ऐसी चीज़ बनाने में ये फ्रेमवर्क काम में आता है और एक तरीके से बेस प्रोवाइड कर। कठिन काम को करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं शुरू करते बल्कि उसके लिए प्लानिंग करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो हमारा टॉपिक है एथिकल फ्रेमवर्क। तो अब आइए देखें दोनों मिल के क्या बनता है। वी नो दैट एथिक्स आर सेट ऑफ वैल्यूज़ और मॉरल्स विच हेल्प अस सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो हम लोग जानते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं और मॉरल्स होते हैं, जो पहले हमने बताया था कि नैतिक मूल्य होते हैं, कि हमें अंदर से पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। जो चीज़ हमें पता है, जो बेसिक हमें करना चाहिए, दैट इज़ एथिक्स, और जो गलती होती है दैट इज़ अनएथिकल, विच हेल्प अस सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो एथिक्स हमें ये डिसीजन लेने में या ये निर्णय लेने में हेल्प करता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत। फ्रेमवर्क्स आर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और फ्रेमवर्क क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, ये रास्ता दिखाता है ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों मिलके हमारा एथिकल फ्रेमवर्क, और जब एआई पे काम करेंगे तो वहाँ पे एथिकल फ्रेमवर्क का ध्यान रखेंगे। Hence, ethical frameworks are frameworks which help us ensure that the choices we make do not cause unintended harm. तो ethical framework हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करने में हेल्प करता है कि that the choices we make, कि जो चॉइस हम लोग ले रहे हैं वो किसी को गलती से भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। What does an ethical framework ensure? Hence, ethical frameworks are framework which help us ensure that the choices we make do not cause unintended harm, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि गलती से किसी को कोई नुकसान ना हो। By utilizing ethical frameworks, individuals and organizations can make well-informed decisions. तो एथिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जो भी इंडिविजुअल होगा या जो टीम होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये लोग जो डिसीजन लेंगे वो वेल इन्फॉर्म्ड होगा, यानी कि वो पूरा सोच समझ के जानकारी हासिल करके वो डिसीजन लेंगे। दैट अलाइन विद देयर वैल्यूज़ एंड प्रमोट पॉजिटिव आउटकम्स फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। तो वो जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल अनुरूप होगा उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेट किया है कि हम इस तरीके से स्टैंडर्ड जो सेट किया है, तो जो भी काम करेंगे वो उसी स्टैंडर्ड के अनुरूप काम होगा, जो प्रमोट करेंगे पॉजिटिव आउटकम्स, कि जो भी उसका आउटपुट होगा, जो भी लोगों तक बात जाएगी, जो लोगों पे इफेक्ट होगा, वो पॉजिटिव आउटकम्स होगा फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के? कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं, तो उन सब के मन में एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो ये अनुरूप होना चाहिए। तो फ्रेमवर्क ये इंश्योर करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए होगा और लोगों के अंदर उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा और लोग खुश रहेंगे। वाई डू वी नीड एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई? अब एआई में एथिकल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ी? एज वी हैव सीन हाउ बायस कुड रिजल्ट इन अनवांटेड आउटकम्स इन एआई सॉल्यूशंस। तो हम लोगों ने पहले ये देखा ही है कि एआई, क्योंकि एआई का जो मॉडल होता है वो डाटा से ट्रेंड होता है। डाटा कहाँ से आता है? डाटा आता है ह्यूमन बीइंग से। तो अगर हम लोग के मन में बायसनेस होगी, अगर हम लोग किसी चीज़ के प्रति किसी चीज़ पे झुकाव रखते हैं, किसी चीज़ को हम लोग घृणा करते हैं या हेट करते हैं, तो बायसनेस उत्पन्न होगा। तो अगर डाटा में बायसनेस है तो वो हमारे एआई मॉडल में भी जाएगा, और अगर एआई मॉडल में चला गया तो वो अनवांटेड आउटकम्स, तो जो आउटकम नहीं चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा। थिंक ऑफ द हायरिंग एल्गोरिदम विच वॉज बायस्ड अगेंस्ट वीमेन एप्लीकेंट्स। तो आप एक एग्जांपल वाला ले सकते हैं कि जहाँ पे एक हायरिंग एल्गोरिदम लगाया गया था कि किस तरीके से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, जहाँ पे एआई मॉडल वीमेन एप्लीकेंट्स को क्या कर रहा था? इग्नोर कर दे रहा था, उनको बुला ही नहीं रहा था इंटरव्यू के लिए।
AI इज़ एसेंशियली बीइंग यूज्ड एज अ डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंसिंग टूल। तो AI का मेन मकसद क्या है? उसका काम है कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना या हमें ऐसी चीज़ों को देना जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इन्फ्लुएंसिंग टूल के तरीके से होता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। एज सच वी नीड टू इंश्योर दैट AI मेक्स मॉरली एक्सेप्टेबल। तो क्योंकि हमारे डिसीजन AI पे आधारित हैं होंगे, हम AI पे भरोसा करके काम को करेंगे, तो हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि AI जो भी डिसीजन ले वो बायस से मुक्त हो। दैट AI मेक्स मॉरली एक्सेप्टेबल चॉइसेस, और वो इस तरीके के चॉइसेस ले कि जो कि मॉरली एक्सेप्टेड हो, यानी कि वो नैतिक मूल्य का पालन करते हुए डिसीजन ले। If we use ethical frameworks while building our AI solutions, we can avoid unintended outcomes even before they take place. तो पहले से अगर हम लोग ethical framework का इस्तेमाल करेंगे तो हमें आगे चल के सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इस तरीके का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कोई आउटकम्स ऐसा आ गया जो कि अनइंटेंडेड था, जो हम नहीं चाहते थे। टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। तो अब देखते हैं कि एथिकल फ्रेमवर्क कितने तरीके के होते हैं। एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ AI को डिवाइड किया जाए तो दो हम लोग कैटेगरी बांटते हैं, सेक्टर बेस्ड, वैल्यू बेस्ड। तो सेक्टर बेस्ड मतलब होता है कि किस फील्ड में काम हो रहा है, कौन से इंडस्ट्री पे काम हो रहा है, दैट इज सेक्टर बेस्ड। और वैल्यू बेस्ड जो होता है वो जनरल है कि वैल्यू के आधार पे हम अगर बांटे तो कौन से कैटेगरी होगी। तो वैल्यू बेस्ड जो होता है वो सारे ही फील्ड पे एप्लीकेबल होगा। सेक्टर बेस्ड मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो हमारे एथिकल रूल्स हैं उनके बारे में। तो जैसे यहाँ पे केवल 3 ही सेक्टर्स का आप भी एग्जांपल ले रहे हैं। आपके बुक में 3 में से जब आपको पढ़ना होगा तो एक ही सिलेबस में एक ही है, दैट इज़ बायोएथिक्स। लेकिन सेक्टर बेस्ड में ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही फील्ड में हो, फाइनेंस में भी हो सकता है, एजुकेशन फील्ड में भी अगर AI का यूज़ एजुकेशन फील्ड में हो रहा है तो वहाँ भी ध्यान रखना है, फाइनेंस में भी है, लीगल वाले में भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से जितने भी फील्ड्स हैं, जिस भी फील्ड के लिए AI का सॉफ्टवेयर बनेगा सब पे ही एथिकल फ्रेमवर्क लागू होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बायोएथिक्स फॉर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर या मेडिसिन या उस फील्ड से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड फील्ड में अगर AI बन रहा है देन इट विल कम अंडर बायोएथिक्स। बायोएथिक्स इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर। और फिर फाइनेंस, एजुकेशन अलग अलग कैटेगरीज है, बट दीज आर आउट ऑफ योर सिलेबस। देन कम्स वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड में 3 वैल्यूज़ हैं, राइट्स, यूटिलिटी, वर्च्यू। राइट्स कहता है ह्यूमन लाइफ इज़ वैल्यूड ओवर अदर्स। तो सबके अपने अपने एक अधिकार हैं, तो हमें किसी के अधिकार को AI के माध्यम से ऐसा नहीं करना कि किसी के अधिकार को हम छीन के दूसरे को दें और लोगों के हाथ से अधिकार चला जाए। और ह्यूमन लाइफ इज़ वैल्यूड ओवर अदर्स, तो ये एक एग्जांपल है कि ह्यूमन का जो लाइफ है वो सबका बराबर माना जाएगा, सबके राइट्स बराबर माने जाएंगे और दूसरों के से ऊपर माना जाएगा। देन यूटिलिटी, व्हाट ऑफर्स मोर गुड देन हार्म। यूटिलिटी मीन्स व्हाट ऑफर्स मोर गुड देन हार्म। तो एग्जांपल है कि अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो हमें उस चीज़ को बनाना है जो ज़्यादा अच्छाई करे और नुकसान कम करे। अगर देखा जा रहा है कि कोई चीज़ है जिसकी अच्छाई भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है, तो अच्छाई ज़्यादा लोगों के लिए होना चाहिए और नुकसान कम लोग के लिए होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। उसको ऐसे कोशिश करना पड़ेगा कि जो नुकसान किसी को हो भी रहा है तो वो भी उसके पास नुकसान फाइनली ना हो। एंड थर्ड वर्च्यू, वर्च्यू आर माई एक्शंस कंसिस्टेंट विथ माई बिलीव्स। तो वर्च्यू ये बताता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ क्या वो मेरे बिलीव, जो मैं अंदर सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, क्या मेरे कार्य और जो मैं चीज़ मानता हूँ वो दोनों एक ही साथ एक दूसरे के समन्वय में काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। ऐसा तो नहीं कि मैं मानता कुछ हूँ लेकिन काम उसका उल्टा कर रहा हूँ। तो वैल्यू बेस्ड हो गया राइट्स, यूटिलिटी एंड वर्च्यू, और सेक्टर बेस्ड में आ गया बायोएथिक्स। लेट्स अंडरस्टैंड डीपली about sector based frameworks. These are frameworks tailored to specific sectors or industries. तो sector based जो होते हैं वो किसी particular sector या industries से related होते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं। tailored मतलब बनाना। In the context of AI, one common sector based framework is bioethics, which focuses on ethical consideration in healthcare. तो bioethics किस पे फोकस करता है? ethical considerations in healthcare. तो healthcare में हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन से नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना है, that is governed or that is ruled by bioethics. It addresses issues such as patient privacy. तो कौन से issues को ये एड्रेस करता है, यानी कि ध्यान केंद्रित करता है, that is patient privacy. तो जो भी पेशेंट है उसके बारे में लोगों को पब्लिकली उसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, तो उसको सेक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी रहनी चाहिए।
डाटा सिक्योरिटी, तो जो भी डाटा हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहे हैं या मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं, तो एआई उन डाटा को बाहर नहीं भेजेगा, उसको सिक्योर रखेगा और किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा। एंड द एथिकल यूज़ ऑफ एआई इन मेडिकल डिसीजन मेकिंग, तो मेडिकल फील्ड में जो मॉडल जो डिसीजन मेकिंग लेगा कि किसी को कौन सा इलाज चाहिए, तो कोशिश ये की जाएगी कि ऐसा इलाज दिया जाए जिससे मरीज़ जल्दी ठीक हो और उसका खर्चा भी कम हो, ना कि जानबूझ के उसको ऐसा इलाज बताया जाए जिसमें उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें नुकसान ज़्यादा होगा, उसका खर्चा ज़्यादा होगा, तो वो मॉरली करेक्ट डिसीजन नहीं होगा। सेक्टर बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स में ऑल्सो अप्लाई टू डोमेन सच एज, अब देखिए और जो कौन से फील्ड्स हो सकते हैं, सेक्टर बेस्ड में फाइनेंस भी आता है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि लीगल रिलेटेड फील्ड में भी एथिकल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स। वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स फोकस ऑन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, तो ये फोकस ऑन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल मतलब मौलिक या बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, और वो हमें क्या हेल्प करते हैं, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़, यानी कि हमारे जो बेसिक वैल्यूज़ होते हैं उनसे हमें हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में। इट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मॉरल फिलोसफीज दैट इन्फॉर्म एथिकल रीजनिंग, तो इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क ये बताता है अलग अलग तरीके के मॉरल फिलोसफीज यानी कि सोचने की जो तरीका होता है जो हम लोग मानते हैं, दैट इन्फॉर्म एथिकल रीजनिंग, और उनके बारे में ही हम लोग इस्तेमाल करके अपने रीजनिंग या जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो एथिकल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स आर कंसर्न विथ असेसिंग द मॉरल वर्थ ऑफ एक्शंस, तो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स हमें इसमें हेल्प करता है कि हम मूल्यांकन कर सकें, हम जान सकें कि जो हम एक्शंस है उसका मॉरल वर्थ कितना है। एंड गाइडिंग एथिकल बिहेवियर, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, तो फर्दर हम इनको कैटेगराइज करते हैं, राइट बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड वर्च्यू बेस्ड। तो राइट बेस्ड को हम कह सकते हैं नैतिकता के 3 मुख्य दृष्टिकोण, यानी कि राइट बेस्ड की हिंदी होगी अधिकार आधारित, राइट बेस्ड यानी कि किसी का अधिकार कितना है, और यूटिलिटी मतलब उपयोगिता यानी कि उपयोगितावादी, यूटिलिटी बेस्ड यानी कि उस चीज़ का फ़ायदा कितना है, एंड वर्च्यू बेस्ड और सद्गुण आधारित यानी कि सद्गुण मतलब गुड क्वालिटी, तो जो वर्च्यू मतलब कि हमारे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो हम सोच रहे हैं दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, सद्गुण आधारित। सो लेट्स सी वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स। नंबर 1, राइट बेस्ड। राइट बेस्ड प्रायोरिटाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, तो हर इंसान की अपनी एक गरिमा होती है, उसका एक अधिकार होता है। वैल्यूइंग ह्यूमन लाइफ ओवर अदर कंसिडरेशन, तो और सबके पास सबको जीने का अधिकार, सबके पास जो फ्रीडम है वो सबको बराबर का मिलता है, तो वो चीज़ एआई के मॉडल को भी ध्यान रखना है। इट एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि डिसीजन लेने की फ्रीडम, तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, हर इंसान ऑटोनोमस होता है यानी कि अपने लिए वो खुद डिसीजन ले सकता है, तो इसको ये रिस्पेक्ट करना है, एआई मॉडल को रिस्पेक्ट करना है कि इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाए, उसकी डिग्निटी एंड फ्रीडम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई दिस कुड इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट एआई सिस्टम डू नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स, तो एआई सिस्टम किसी के ह्यूमन राइट को वायलेट ना करे, किसी के ह्यूमन राइट का हनन ना करे, उसको छीने ना, और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स, और ना ही किसी ग्रुप के अगेंस्ट भेदभाव करे। तो ये तो आ गए राइट बेस्ड वैल्यू में। फिर आता है यूटिलिटी बेस्ड। यूटिलिटी मतलब कि किसी चीज़ की उपयोगिता कितनी ज़्यादा है, उसका फ़ायदा कितना है, तो इसमें इवेल्यूएट्स एक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, तो यूटिलिटी उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों तक उसके फ़ायदे पहुँचे, और ओवरऑल गुड, तो उसका फ़ायदा जो ओवरऑल अच्छा दिखना चाहिए। एमिंग टू अचीव आउटकम्स दैट ऑफर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट एंड मिनिमाइज हार्म, तो कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। इट सीक्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल यूटिलिटी और बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो इसका गोल क्या है, मैक्सिमाइज ओवरऑल यूटिलिटी और बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो ज़्यादातर लोगों के पास फ़ायदा होना चाहिए। इन एआई दिस माइट इन्वॉल्व वेइंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एआई एप्लीकेशन अगेंस्ट द रिस्क दे पोज टू सोसाइटी सच एज जॉब डिस्प्लेसमेंट और प्राइवेसी कंसर्न, तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे कोई एआई से कोई चीज़ अगर बन रही है तो उससे ये भी पता है कि उससे कुछ जॉब का नुकसान भी होगा, तो ये देखना पड़ेगा तो क्या जॉब का थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है लेकिन जो उसका फ़ायदा पहुंच रहा है क्या उसका ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, तो उस चीज़ को लॉन्च किया जा सकता है। थर्ड इज़ वर्च्यू बेस्ड।
दिस फ्रेमवर्क फोकस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी डिसीजन मेकिंग में है, जो भी लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं एआई की तरफ से, तो उनका कैरेक्टर और उनका इंटेंशन किस प्रकार का है। इट आस्क वेदर द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन अलाइन विथ वर्च्यूज प्रिंसिपल सच एज ऑनेस्टी, कॉम्पैशन एंड इंटीग्रिटी। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कॉम्पैशन यानी कि दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में फील करना कि ऐसा तो नहीं कि हम केवल अपने बारे में सोचे काम करें, मेरा फ़ायदा हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमारे अंदर कॉम्पैशन होना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी, कि जो बात रखी है, जो हमने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने प्रिंसिपल्स रखे हैं, वो सब इंटीग्रेट होने चाहिए, वो सब सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। तो ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन लिए जाएंगे वो वर्च्यू बेस्ड कहलाएंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई, virtue ethics could involve considering whether developers, users and regulators uphold ethical values throughout the AI life cycle। पूरा AI life cycle में कि AI के से बनने से उसके लागू होने तक हमें वर्च्यू बेस का ध्यान रखना है कि हमेशा, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे यूज़र हो, और रेगुलेटर्स जो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमेशा एथिकल वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रखें। तो राइट बेस, यूटिलिटी बेस और वर्च्यू बेस, ये तीन तरीके के जो वैल्यूज़ हैं, ये आएंगे हमारे वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। तो ये तीन तरीके के एथिक्स हैं जो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स में आएंगे। लेट्स एक्सप्लोर अ पॉपुलर फ्रेमवर्क विच इज़ यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो अब देखते हैं बायोएथिक्स में। बायोएथिक्स इज एन एथिकल फ्रेमवर्क यूज इन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। It deals with the ethical issues related to health, medicine and biological sciences, ensuring that AI application in healthcare adhere to ethical standards and consideration। अब ये सेक्टर बेस्ड है, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है बायोएथिक्स, तो बाकी सारी चीज़ें तो लागू होंगी सेक्टर बेस्ड में, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लागू होंगे जो कि मेडिसिन फील्ड में होते हैं। इट डील्स विथ एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, ensuring that AI applications in healthcare adhere to ethical standards। तो adhere मतलब होता है stick to, कि adhere मतलब जो ethical standards हैं उसको मानते हुए सारे काम करें। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स में? रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी अगेन कि जो पेशेंट होगा वो अपने लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो अपने लिए डिसीजन लेने के लिए, उस पर कोई भी चीज़ हावी ना किया जाए। तो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, तो अगर पेशेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो उस पर रिस्पेक्ट करना है। डू नॉट हार्म, तो बायोएथिक्स में ये कि हमें ये ध्यान रखना है कि किसी का कोई नुकसान ना हो। इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट फॉर ऑल एंड गिव जस्टिस। तो ये चार हमारे प्रिंसिपल्स हो गए कि सबको जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए, जो भी लोग आ रहे हैं उनको न्याय मिले। यहाँ पे जस्टिस का मतलब है कि मेडिकल जस्टिस, ठीक है, यानी कि हमें जो ट्रीटमेंट देना है, जो डॉक्टर जो डिसाइड कर रहा है वो भी एक तरीके से जस्टिस देना ही है, उसी ने जजमेंट लिया है, तो वो प्रॉपर जस्टिस के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करे। सो प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स में क्या आते हैं? नंबर 1 ऊपर से देखते हैं, डू नॉट हार्म, कॉजिंग लीस्ट हार्म एज पॉसिबल, नोन एज नॉन मेलिफिसेंस। तो इसको बोलते हैं नॉन मेलिफिसेंस, कि कम से कम नुकसान होना चाहिए और ज़्यादा फ़ायदा। रेड वाले में राइट साइड में देखिए, नॉट ओनली शुड हार्म बी अवॉइडेड, तो हार्म को हमें अवॉइड तो करना ही है कि किसी का नुकसान ना हो, यानी कि साइड इफेक्ट ना हो। एक्शन मस्ट इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर ऑल, और ये भी ध्यान रखना है कि बेनिफिट जो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। दिस इज कॉल्ड बेनिफिसेंस। तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है नॉन मैलिफिसेंस और एक है बेनिफिसेंस। नॉन मैलिफिसेंस क्या कहता है कि हार्म नहीं होना चाहिए, और बेनिफिसेंस क्या कहता है कि फ़ायदा होना चाहिए। और फिर जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, तो ये चार हमारे कैटेगरीज हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, डू नॉट हार्म, दैट इज़ नॉन मैलिफिसेंस। फिर बेनिफिसेंस यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट, और सबके साथ प्रॉपर न्याय हो। कई बार होता है पेशेंट्स लाइन में लगे हों, तो ऐसा नहीं कि जो वीआईपी आ गए तो उसका पहले ट्रीटमेंट कर दिया, जो बहुत देर से लगे हुए हैं उनको हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये इनजस्टिस हो गया। नाउ लेट्स सी, नॉन मैलिफिसेंस refers to the ethical principle of avoiding causing harm or negative consequences। तो नॉन मैलिफिसेंस मतलब है कि हमें अवॉइड करना है कि कोई हार्म या नेगेटिव अगर इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। इट एम्फसाइज द ऑब्लिगेशन टू मिनिमाइज हार्म एज मच एज पॉसिबल एंड प्रायोरिटाइज, तो हमें किसको मिनिमाइज करना है, जो भी नुकसान है उसको कम से कम हो, एंड प्रायोरिटाइज, और हमें वैल्यू किसको देनी है, हमें देना है एक्शन दैट प्रिवेंट हार्म टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ और एनवायरनमेंट। तो उन एक्शन को हमें ध्यान रखना है, सबसे ऊपर रखना है, जो प्रिवेंट कर रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल को कोई नुकसान ना हो, किसी कम्युनिटी को कोई नुकसान ना हो, और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो।
तो दैट इज़ नॉन मैलिफिसेंस। नॉन मैलिफिसेंस मतलब नो हार्म, और मैलिफिसेंस मतलब रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग हार्म और रॉन्ग डूइंग। और मैलिफिसेंस का मतलब होता है वर्ड कि जानबूझ के किसी पे अगर हम हार्म कर रहे हैं, रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दैट इज़ मैलिफिसेंस। तो नॉन मैलिफिसेंस प्रिंसिपल है, मैलिफिसेंस प्रिंसिपल नहीं है। मैलिफिसेंस का मतलब बताया जा रहा है कि किसी को नुकसान करना या रॉन्ग डूइंग करने को मैलिफिसेंस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल में क्या रहा है, नॉन मैलिफिसेंस। और दूसरा प्रिंसिपल है बेनिफिसेंस, refers to the ethical principles of promoting and maximizing the well-being and welfare of individual and society। तो सोसाइटी का और इंडिविजुअल का मैक्सिमम बेनिफिट हो। इट एम्फसाइजेस टेकिंग एक्शन दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स। पॉजिटिव आउटकम्स मतलब कि जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल गुड, ensuring that the greatest benefit is achieved for all stakeholders involved। तो बेनिफिशंस इस चीज़ पे ध्यान रखता है, इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी कनेक्टेड लोग हैं फील्ड से, उन सब का मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले। सो व्हाट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में? क्या रैंडम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कि स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करता है, कि लीगल एडवाइस करता है, या एथिकल जस्टिफिकेशन करता है? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई कैटेगराइज्ड। तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? इनटू लीगल एंड इलीगल फ्रेमवर्क, इनटू सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स, इनटू हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क्स, और इनटू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स। तो कौन से कैटेगरीज में हम एथिकल फ्रेमवर्क को बांटते हैं? व्हाट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ वर्च्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। तो वर्च्यू बेस्ड और वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क का जो सेंट्रल फोकस होता है वो कौन सा होता है? मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, अलाइनिंग एक्शंस विथ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स, या एंश्योरिंग कंप्लायंस विथ लीगल रेगुलेशंस। तो व्हाट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ वर्च्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। तो वर्च्यू बेस्ड में किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है सबसे ज़्यादा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स राइट बेस्ड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। तो इसमें राइट बेस्ड को के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, वैल्यूइंग ह्यूमन लाइफ ओवर अदर कंसिडरेशंस, evaluating action based on maximizing overall good and minimizing harm, centering on the character of the decision maker and the alignment of actions with personal or societal virtues, and D is focusing on achieving outcomes that offer the greatest benefit। C क्या बता रहा है? centering on the character of the decision maker, जो decision maker है उसका character कैसा है, and the alignment of action with personal और societal virtues। तो उसके जो action है वो किसी पर्सनल या सोशल या सोसाइटी से रिलेटेड कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सी बता रहा है। एंड फिफ्थ, व्हाट इज़ द प्राइमरी डोमेन ऑफ एप्लीकेशन फॉर बायोटिक्स। तो इसका प्राइमरी डोमेन यानी कि मेन एरिया क्या है? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप ऑप्शन में दे सकते हैं। 1 का जैसे आप लिख सकते हैं 1A, 2C, 3D, ऐसे करके जो भी आपको आंसर सही लगे आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सो ये था डे 3 का टॉपिक। थैंक यू।